इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक में आज अपन जो कर योग्य अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए हैं, उनमें कुछ अनुलाभों का विश्लेषण अपन पहले कर चुके हैं। आज अपन जो अनुलाभ ले रहे हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, उसमें सबसे पहला है चल संपत्ति का उपयोग करने के लिए अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सुविधा दी जाती है, अर्थात यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें कंप्यूटर लैपटॉप को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका अलग से मूल्यांकन होगा। यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक अनुलाभ के रूप में अगर कर्मचारी को मूल्यांकन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि यदि चल संपत्ति का स्वामी नियोक्ता हो तो अपन वैल्यू जो परक्विजिट्स कैलकुलेट करेंगे वो संपत्ति की मूल लागत का 10% वार्षिक आधार पर करेंगे। अगर ये संपत्ति नियोक्ता ने किराए पर लेकर कर्मचारी को दी है तो जितना किराया वास्तव में नियोक्ता द्वारा चुकाया जा रहा है वो कर्मचारी के लिए अनुलाभ का मूल्य होगा और वो उसकी वेतन आय में शामिल करेंगे। लेकिन अगर इस सुविधा के बदले कर्मचारी से कोई भी राशि वसूल की जाती है तो जो मूल्यांकन अभी अपन ने किया है उस राशि में से कर्मचारी से वसूल की गई राशि को घटा देंगे और शेष बची हुई राशि ही अनुलाभ का मूल्य होगा। ये तो हुआ वैल्यू ऑफ यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक और अनुलाभ का मूल्यांकन करते हैं और वो अनुलाभ है ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो अभी अपन ने यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी देखा उसमें स्वामित्व नहीं जाता है, नियोक्ता स्वामित्व कर्मचारी को नहीं दे रहा उन संपत्तियों में, केवल उपयोग के लिए दे रहा है। लेकिन अब अपन देख रहे हैं कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाए, उसका स्वामित्व का भी हस्तांतरण कर्मचारी को कर दिया जाए, तो अगर नियोक्ता कर्मचारी को या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई चल संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिफल के हस्तांतरित करता है तो यह सुविधा अनुलाभ के रूप में कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, यह निर्भर करेगा कि वो संपत्ति कौन सी है, संपत्ति की प्रकृति क्या है, उसके अनुसार उनका मूल्यांकन होगा। तो अपन अलग अलग संपत्तियों के लिए किस तरह से आयकर अधिनियम में मूल्यांकन किया गया है अगर उसको देखते हैं, तो अगर नियोक्ता कर्मचारी को कंप्यूटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हस्तांतरित करता है तो संपत्ति की मूल लागत में से 50% पूर्ण वर्ष के लिए डेप्रिसिएशन घटाएंगे और ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू के आधार पर होगा। क्रमागत ह्रास विधि जो होती है उसको लागू करते हुए अपन ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद जो मूल्य बचेगा डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वो उस कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सामान का अनुलाभ का मूल्य होगा। अगर मोटर कार हस्तांतरित की गई है तो 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू से और वो घटाकर जो शेष बची हुई राशि होगी वो अनुलाभ का मूल्य होगी। और यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे वो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड जो है उसको यूज करेंगे, क्रमागत ह्रास विधि से ही गणना करेंगे। अन्य कोई घरेलू उपकरण अगर सुविधा के रूप में दिया गया है तो स्थायी किस विधि से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और प्रति वर्ष 10%, तो 10 साल में ये पूरी संपत्ति डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब यहाँ डेप्रिसिएशन निकालते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो देखिए अगर अपन जिस संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है अगर वो संपत्ति क्रय करने की तिथि और उपयोग की तिथि एक समान है तो अपन वो जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट क्रय तिथि से ही कर देंगे। लेकिन अगर उपयोग की तिथि अलग है और क्रय तिथि अलग है, तो अपन ये जो डेप्रिसिएशन की गणना है वो उपयोग की तिथि से शुरू करेंगे।
एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है, जब उपयोग की अवधि निकालेंगे तो वर्षों और महीनों में आएगी, महीनों की अवधि को छोड़ देंगे, जितने वर्ष कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है उसके लिए ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में क्या क्या शामिल हो सकता है? प्रिंटर हो सकता है, डिजिटल डायरी हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, डेटा स्टोरेज हो सकते हैं, ये भी इसमें शामिल है। और जो घरेलू उपकरण हैं उसमें क्या है? घर के लिए टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ओवन है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, हॉट प्लेट है, ये सारे घरेलू उपकरण इस कैटेगरी में आएंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका अनुलाभ का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। अब ये सुविधा अगर कर्मचारी से कोई राशि वसूल की गई है तो अपन मूल्यांकन में से वो राशि घटा देंगे और शेष बची हुई राशि ही कर योग्य अनुलाभ होगी। नेक्स्ट अनुलाभ देखिए, कर्मचारी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, या इनको स्वीट इक्विटी या शेयर भी कहते हैं। अगर ये सुविधा कर्मचारी को दी गई है अपने नियोक्ता से, अगर उसका नियोक्ता कोई कंपनी है और वो अपने कंपनी के कर्मचारियों को या संचालकों को रियायती दर पर या मुफ्त में या किसी कार्य के प्रतिफल स्वरूप नगद के स्थान पर ये शेयर इशू कर देती है, तो ये स्वेट अंश कहलाते हैं। इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे? ये अनुलाभ कर्मचारी के लिए माने जाएंगे। तो जिस दिन ये निर्गमन हो रहा है, जिस दिन ये विकल्प दिया जा रहा है अंशधारी को शेयर लेने का, उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये अंश कोटेड अंश शेयर्स हैं या अनकोटेड है, यानी किसी स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर ये शेयर अधिसूचित अंश है, यदि किसी भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ये अधिसूचित अंश है, तो ऐसा विकल्प का उपयोग करने वाले दिन जो उचित बाजार मूल्य होगा वो अंशों का मूल्य माना जाएगा। और उचित बाजार मूल्य की जब गणना करेंगे तो उस दिन के प्रारंभ के और अंत के मूल्य का औसत लेंगे और वो मूल्य अपन शेयर का लेते हुए अनुलाभ का मूल्य ज्ञात करेंगे। अगर इसमें कोई राशि कर्मचारी से वसूल की गई है तो वो अपन घटा देंगे और शेष राशि ही अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी। ठीक है। अगर ये अंश गैर अधिसूचित अंश है, अनकोटेड शेयर्स हैं, तो ऐसे अंश भारत में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो इनका उचित मूल्य का निर्धारण मर्चेंट बैंकर द्वारा विकल्प का उपयोग करने वाले दिन उनका क्या मूल्य है ये निर्धारित किया जाएगा और वो ही अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। कर्मचारी से अगर कोई राशि वसूल कर रहे हैं अपन, तो फिर वो अपन घटा देंगे और शेष बची हुई राशि ही अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी। नेक्स्ट अनुलाभ देखिए, अगर अवकाश के दौरान कर्मचारी ट्रेवलिंग पे जाता है, टूर पे जाता है, घूमने जाता है, वहाँ रहने की व्यवस्था का खर्चा होता है या अन्य खर्चे होते हैं जो नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं या उनका पुनः भरण नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है, तो यह सुविधा भी सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ होगी। अब इनका मूल्यांकन कैसे करें? तो इनका मूल्यांकन करने के लिए क्या ध्यान रखना है कि यदि ये सुविधा नियोक्ता द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध कराई जाती है, तो इस सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि होगी। लेकिन यदि ये सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य बाहरी एजेंसी द्वारा जनता से जो राशि वसूल की जाती है वो मूल्य ही अनुलाभ का मूल्य होगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर कर्मचारी से इस संबंध में कोई भी राशि वसूल की गई है तो अपन उसको अनुलाभ का जो मूल्य आ रहा है उसमें से कम कर देंगे और शेष बची हुई राशि अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी। अगर कर्मचारी कार्यालय के कार्य से बाहर जाता है तो इस संबंध में जो खर्चा किया जाता है नियोक्ता द्वारा
यह सुविधा कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं है, इसका सुविधा का मूल्य 0 होगा। लेकिन जब कार्यालय समय के लिए बाहर जाता है, उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ भ्रमण पर जाते हैं, तो परिवार के सदस्यों के लिए जो सुविधा होगी वो कर्मचारी के लिए अनुलाभ मानी जाएगी और वो कर योग्य होगी। तो ये ध्यान रखना है। एक LTC होता है, लीव ट्रेवल असिस्टेंस, वो अपन आगे चल के देखेंगे, उसके अलग से नियम दिए गए हैं, तो उसके अनुसार उनका मूल्यांकन करेंगे। तो ये सुविधा हो गई एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर ऑन ट्रेवलिंग, टूरिंग एंड एकोमोडेशन ऑफ द एम्प्लॉय। अब नेक्स्ट सुविधा एक और देखिए आज, फैसिलिटी ऑफ फ्री फूड, रिफ्रेशमेंट और कोल्ड ड्रिंक। अगर कार्यालय समय में यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को ये सुविधाएं दी है, तो इन सुविधाओं का मूल्य कैसे देखेंगे कि अगर वो चाय की सुविधा है, चाय के तरह ही कॉफ़ी, अन्य कोई पेय पदार्थ है या हल्का नाश्ता है, तो ऐसी सुविधा पूर्ण रूप से कर मुक्त है, क्योंकि वो कार्यालय समय में उनको दी गई है। अगर भोजन की सुविधा दी गई है, तो इस सुविधा के लिए अगर कर्मचारी रिमोट एरिया में काम कर रहा है, ऑफ साइट पे काम कर रहा है, ऑफशोर साइट पे काम कर रहा है, तो यह सुविधा पूर्ण रूप से कर मुक्त होगी। लेकिन अगर ये सुविधा अन्य स्थान पर दी गई है, तो ऐसी सुविधा का 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त होगा, और इससे जितनी राशि ज़्यादा होगी वो कर योग्य होगी और वो वेतन आय में शामिल करेंगे। अब यदि ये सुविधा कार्यालय समय के पश्चात प्रदान की जाती है, तो ये पूर्णतः कर योग्य होगी। यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है नियोक्ता द्वारा, तो वो अपन कर योग्य राशि में से कम कर देंगे और शेष बची हुई राशि ही कर योग्य करेंगे। यदि खाने के कूपन दिए गए हैं कर्मचारी को, तो वो कर मुक्त होंगे यदि वो खाने में ही उसका उपयोग हो रहा है। तो इस तरह से ये जो भोजन या नाश्ते की सुविधा दी जाती है, इनका मूल्यांकन करके अपन उसके वेतन आय में शामिल करेंगे। अगर कर मुक्त है तो उसको शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आज अपन ने ये सुविधाओं का मूल्य किस तरह से आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है, ये अपन ने देखा।